स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और हम आ पहुंचे हैं टक्कर के अंतिम भाग पर। शुरू करते हैं कहानी टक्कर भाग 7 अंतिम भाग। देवराज चांद जब गैराज के शेड में प्रवेश कर गया तो सुंदरलाल के चेहरे पर मौत रूपी भाव उभरे। उसने सुलगती निगाहों से अपने आदमी को देखा। दोनों की आंखें टकराई। शिवराम वेल्डिंग पाइप से काटने वाले हिस्से को गर्म करने में व्यस्त था। सुंदरलाल और उसके आदमी की आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। शिवराम कुछ भी न समझ सका। सुंदरलाल के दांत पर दांत जम चुके थे, जैसे वो वहशी नजर आने लगा। सुंदरलाल ने अपने हथौड़े वाला हाथ ऊपर उठाया और जब वापस आया तो वेग के साथ शिवराम के सिर से टकराया। भक। शिवराम का सिर पिचक गया। खून के छींटे इधर उधर जा बिखरे। खून के छींटे इधर उधर जा बिखरे। शिवराम का शरीर वहीं लुढ़क गया। हथौड़े की चोट सिर पर पड़ते ही पिचकते ही सर के पिचकते ही वो मर गया था। आग उगलती वेल्डिंग गन जमीन पर जा गिरी। सुंदरलाल का चेहरा बेहद खूंखारतापूर्ण हो रहा था। खून से सना हथौड़ा अभी भी उसके हाथ में था। उसने एक निगाह गैराज की शेड की तरफ डाली, फिर गुर्राकर बोला, उसे भी बुला ले। इसकी लाश उठाकर कार के उस ढांचे में डालकर उसके ऊपर कबाड़ का सामान डाल देना, ताकि एकाएक कोई लाश को न देख सके। सुंदरलाल का आदमी दूसरे को भी बुला लाया, जो कार का बोनेट खोले उसमें खुद को व्यस्त दिखाने की चेष्टा कर रहा था। दोनों ने शिवराम की लाश को उठाया और साइड में खड़े कार के टूटे फूटे ढांचे के भीतर डालकर ऊपर यूं ही टूटा फूटा सामान डालकर काफी हद तक शिवराम की लाश को छिपा दिया। यह सारा काम 2-3 मिनट में ही निपट गया था। उसके बाद खून के छींटे वगैरह साफ करके वे लोग पुनः अपने काम में व्यस्त हो गए। सुंदरलाल ने अपने आदमी को शिवराम की जगह काम पर लगा लिया। काम पहले की ही गति से चलने लगा था। सुंदरलाल का चेहरा अब सामान्य होता जा रहा था। सुंदरलाल के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसने अरबों की दौलत के दो हिस्सेदार साफ कर दिए हैं, सेठी और शिवराम। अब बचा देवराज चौहान, जिसके बारे में शिवराम कोई फैसला न कर पाया था कि उसके साथ क्या सलूक करना है। परंतु सुंदरलाल इतना सोच चुका था कि अगर उसे मुनासिब मौका मिला देवराज चौहान की हत्या करने का तो वो पीछे नहीं हटेगा। ऐसा करके वो सारी दौलत का अकेला ही मालिक बन जाएगा। और अगर देवराज चौहान की हत्या करने का मौका न भी मिला तो भी कोई बात नहीं, आधा तो उसके हिस्से आएगा ही। 15 मिनट के बाद देवराज चौहान गैराज की शेड से बाहर निकला। उन पर निगाह मारकर कार की तरफ बढ़ा, परंतु अगले ही पल वो ठिठक गया। फिर उनके पास पहुंचा। शिवराम कहाँ है? सिगरेट लेने गया है। कह रहा था टांग अकड़ गई है, थोड़ा टहल भी लूंगा। अपनी जगह इसे बिठा गया। सुंदरलाल ने गहरी सांस लेकर सामान्य स्वर में कहा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। सिगरेट जरूरी थी या ये बचा हुआ थोड़ा सा काम? देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। मैं क्या कह सकता हूं? शिवराम आए तो उसी से पूछना। सुंदरलाल ने मुंह बनाकर कहा। मैंने उसे रोका था, लेकिन मेरी मानता ही कब है वो। ये कहकर चला गया कि अभी आता हूं। देवराज चौहान के होंठ भिजे रहे। और रजत सेठी भी अभी तक नहीं लौटा? अब मैं क्या कह सकता हूं, पीकर पड़ा होगा साला कहीं। सुंदरलाल ने उखड़े स्वर में कहा। देवराज चौहान वहां से हट गया, परंतु उसके मन और जिस्म में अजीब सी व्याकुलता घर कर गई थी। जाने क्यों उसे यहाँ का माहौल एकाएक कुछ ठीक सा नहीं लगने लगा था। रह रहकर उसकी निगाह अब गैराज में हर तरफ और सुंदरलाल की तरफ उठ जाती थी, जो पूरी तरह अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। अगला दृश्य। नमस्कार जी। मुकेश भट्टी जीवन लाल मेहता के समीप आकर आकर ठिठका। मेहता ने भट्टी को सिर से पांव तक देखा। भट्टी चोर अवश्य था, परंतु बन ठन कर रहता था और चेहरे मोहरे से किसी भले घर का चिराग लगता था। कहो बरखुरदार। मेहता ने अब तक खुद को काफी हद तक संयत कर लिया था। ये आपकी दुकान है?
भट्टी ने पीछे वाली ड्राई क्लीनिंग की दुकान की तरफ इशारा किया। मेहता ने गर्दन घुमाकर पहले अपनी दुकान को देखा, फिर भट्टी को। हाँ, मेरी है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मेरा मतलब है कि अगर ये दुकान आपकी है तो आपका सारा वक्त भी यहीं पर बीतता होगा। सामने की सड़क आपकी निगाहों में रहती होगी। तो कल दोपहर में आपने एयर इंडिया के कार्गो का बख्तरबंद ट्रक भी सामने सड़क पर से गुजरते अवश्य देखा होगा। यहां से गुजरा था ना वो बख्तरबंद ट्रक? मेहता चौंका, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने ध्यानपूर्वक भट्टी को देखा। तुम बख्तरबंद ट्रक की तलाश कर रहे हो? हाँ, एयर इंडिया वाले बख्तरबंद ट्रक की। भट्टी ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कल दोपहर को देखा था मैंने उसे। लेकिन तुम क्यों उसे देखा था उसे? भट्टी जल्दी से बोल पड़ा। इन्हीं आंखों से देखा था। लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना देना? मुकेश भट्टी हिचकिचाया। 2 लाख का इनाम पाना चाहते हो उसे ढूंढकर? तो 2 लाख? भट्टी पल भर के लिए असमंजसता में घिरा, फिर तुरंत ही उसे ध्यान आया कि अखबार में इस ट्रक को ढूंढ निकालने के लिए 2 लाख का इनाम घोषित किया है। हाँ हाँ, 2 लाख के इनाम के लिए ही उस बख्तरबंद ट्रक को ढूंढ रहा हूँ। आपको तो सारा मामला मालूम है। मेहता ने भट्टी को घूरा। मुझसे पूछताछ करके तुम 2 लाख ले मरो और मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। कहते कहते मेहता एकाएक ठिठक गया। उसकी निगाह सामने सड़क के किनारे रुक रही पुलिस कार पर जा टिकी, और उसने पहचान भी लिया कि भीतर इंस्पेक्टर वानखेड़े और बीबी दत्ता बैठे हैं। आ गए पुलिस वाले मुझसे पूछने के लिए। पुलिस वाले? भट्टी चौंका। फौरन उसने मेहता की निगाहों का पीछा किया और पल भर में ही उसने वानखेड़े और दत्ता को पहचान लिया कि इन्हें कल उसने वॉल्ट वैन के साथ रेलवे फाटक पर देखा था। भट्टी के होश गुम हो गए। अगर वानखेड़े या दत्ता की निगाह उस पर पड़ गई तो फिर वो बचने वाला नहीं है। आपसे पूछताछ करने? भट्टी जल्दी से बोला। हाँ, कल भी आए थे। मुझसे उन्हें मालूम हो गया था कि अरबों की लूट का माल अपने आप में छिपाए एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक 9 घंटे तक इसी इलाके में कहीं खड़ा रहा। आधी रात को इन्होंने मेरी जान छोड़ी थी, और अब फिर आप इनसे बातें कीजिए, मैं फिर आऊंगा। भट्टी ने मेहता की बात काटकर कहा और आगे खिसक गया। कुछ आगे जाकर भट्टी मुनासिब ओट में खड़ा होकर मेहता की ओर देखने लगा। भट्टी के वहां से जाने पर मेहता ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी निगाहें वानखेड़े और दत्ता पर टिक चुकी थी, जो कार से बाहर निकल रहे थे। दोनों मेहता के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता को हेलो कहा। मेरे 50,000 तो आप ले ही आए होंगे? उसी प्रकार कुर्सी पर बैठे मेहता ने कहा। साथ ही साथ वो मन में इस बात का पूरा निश्चय कर चुका था कि इन दोनों को गैराज पर होने वाली हलचल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। पैसे के लालच में वो अपनी जान गंवाने के हक में नहीं था। मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए मेहता साहब। मैं कंपनी जाकर आपके नाम का चेक बनवा कर ला दूंगा। इस समय इतना व्यस्त हूं कि कंपनी जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा। बीबी दत्ता ने मुस्कुराकर कहा। कोई नई खबर दीजिए कि कुछ नया मालूम किया बख्तरबंद ट्रक के बारे में। कुछ नया? मेहता ने लापरवाही से कहा। मैं रिटायर्ड आदमी हूं। मेरा काम अब आराम करने का है। किन्हीं दूसरे कामों में दखल देने की मेरी उम्र नहीं है। दत्ता के साथ साथ वानखेड़े ने भी महसूस किया कि कल की अपेक्षा जीवनलाल मेहता आज जरा भी सहयोग नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें चलता करने के फेर में है। मेहता साहब, इंस्पेक्टर वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा, कल तो आप 2 लाख के इनाम के लिए हमारे साथ दौड़े फिर रहे थे। छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, 2 लाख होता ही क्या है? खामखा इतने बड़े मामले में दखल। आप ठीक कहते हैं। 2 लाख कुछ नहीं होता। इसलिए तो उन अरबों के हीरे जवाहरातों के मालिक जवाहर सिंघानिया ने इनाम की रकम बहुत ही मोटी कर दी है। वानखेड़े ने मेहता को देखा। रकम मोटी कर दी है? मेहता सीधा हुआ। लेकिन अखबार में तो 2 लाख, सुबह की अखबार में रात भर की खबर थी।
वानखेड़े ने समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन आज सुबह सिंघानिया ने इनाम की जो घोषणा की है वो शाम की अखबार में आ जाएगी। 10 लाख कर दिया इनाम? 50 लाख? प, प, 50? जीवनलाल मेहता कुर्सी पर बैठा बैठा ही पूरा का पूरा हिल गया। हाँ, 50 लाख। 2 लाख पहले था, यानी कि कुल 52 लाख इनाम मिलेगा सिर्फ उसे, जो उन अरबों के हीरे जवाहरातों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा। वानखेड़े मेहता के बदलते रंगों को देखे जा रहा था। मैं तो सोच रहा था कि आपने अब तक मालूम कर लिया होगा कि कल 9 घंटे तक वो बख्तरबंद ट्रक कहाँ खड़ा रहा। शायद आपने कुछ खोज खबर करके इनाम का 52 लाख पाने की तैयारी कर ली हो। लेकिन मुझे लगता है कि 52 लाख जैसी मोटी रकम के बारे में अब आपकी दिलचस्पी नहीं। जीवनलाल मेहता वानखेड़े की आवाज कहाँ सुन रहा था। उसके दिमाग में तो एक ही शब्द टकरा रहा था, 52 लाख। इनाम के 52 लाख। और इन 52 लाख को वो पलक झपकते ही हासिल कर सकता था। वानखेड़े को यह बताकर कि बगल वाले गैराज में देवराज चौहान मौजूद है, और शायद वहां पर, शायद नहीं, यकीनन वहां पर सिंघानिया वाले अरबों के जवाहरात भी मौजूद हैं, क्योंकि देवराज चौहान जहां होगा लूट की दौलत भी वहीं होगी। मेहता के मस्तिष्क में धमाके फूट रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इनाम के लालच में अगर उन्हें गैराज के हालातों से अवगत कराता तो देवराज चौहान को सब कुछ मालूम हो ही जाएगा देर सवेर में। फिर देवराज चौहान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या फायदा ऐसे इनाम का, बेशक वो 52 लाख का ही क्यों ना हो। लेकिन मेहता ऐसा खूबसूरत चांस भी हाथ से नहीं गंवाना चाहता था। 52 लाख, यानी कि आधे करोड़ का मामला था। इतनी मोटी रकम को हाथ से जाने देना भी मूर्खता थी। मेहता ने मन ही मन इस बात का फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। आखिरकार उसने जान का रिस्क लेने का फैसला कर ही लिया। जीवनलाल मेहता ने पक्का इरादा बना लिया कि वानखेड़े और दत्ता को गैराज में हो रही हलचल के बारे में बता देगा। मेहता बताने भी जा रहा था, मुंह खोलने ही जा रहा था कि सुनिए जी। जीवनलाल मेहता के कानों में उसकी बीवी की आवाज पड़ी। मेहता फौरन चौंक कर खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा। पहली मंजिल की खिड़की पर उसकी पत्नी खड़ी थी। जरा ऊपर तो आइए। पहले तो मेहता सरला देवी को मना करने वाला था कि फिर आएगा, फिर जाने क्या सोचकर खामोश हुआ और वानखेड़े दत्ता पर निगाह मारकर पलटकर दुकान में प्रवेश कर गया। दत्ता साहब? वानखेड़े की आंखें सिकड़ी हुई थी। हाँ, ये ड्राई क्लीन वाला अवश्य कुछ जानता है, मुझे पूरा विश्वास है। जानता है तो बताता क्यों नहीं? बताने जा ही रहा था कि उसकी बीवी ने बुला लिया, अभी आकर बताएगा। वानखेड़े के स्वर में विश्वास और दृढ़ता कूट कूट कर भरे हुए थे। अगला दृश्य क्या है? जीवनलाल मेहता अपनी बीवी के पास ऊपर पहुंचा और खा जाने वाले स्वर में कहा, जब भी मैं किसी से बात करता हूं तुम पीछे से आवाज मार देती हो। झूठ मत बोलिए, सरला देवी ने तीखे स्वर में कहा। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूं कि आपको बिना वजह कोई तकलीफ नहीं दूं। अब बोलो भी, क्या बात है? मेहता जल्दीबाजी में था। बात तो कुछ भी नहीं थी। तो फिर क्या मेरा बूढ़ा थोबड़ा देखने के लिए मुझे ऊपर ऊपर बुलाया है? वैसे तो मुझे पता है कि आप समझदार हैं, कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन उस पुलिस वाले से बातें करते देखा तो सोचा एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि उन्हें कुछ मत बताना। हमें नहीं चाहिए इनाम की रकम, भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। तुम्हें कैसे पता वो पुलिस वाला है? उसने तो सादे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने उन दोनों को पुलिस वाली कार से उतरते देखा था, सरला देवी बोली। मेहता के होंठों से गहरी सांस निकल गई। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है ना? हाँ। तो यूं समझो भगवान हमें 52 लाख और दे रहा है। क्या मतलब? मेहता ने सरला देवी को सब कुछ बताया।
उनको गैराज के बारे में बताने की देर है कि 52 लाख हमें। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? सरला देवी के स्वर में क्रोध और सख्ती आ गई। इतने खतरनाक लोगों से आप दुश्मनी लेंगे? आपने ही तो कहा था वो, क्या नाम है उसका, बताया तो था। हाँ, देवराज चौहान। देवराज चौहान इतना खतरनाक है, अगर उसे मालूम हो गया तो वो आपके साथ साथ मेरी भी जान ले लेगा। अगर उसे पता चल गया कि हमारे दो बेटे बाहर रहते हैं तो वो उन्हें ढूंढ कर खत्म कर देगा। ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं, पूरे खानदान का खानदान खत्म कर देते हैं। मुंह खोलने के बदले मौत ही हमको इनाम में मिलेगी। और आप ही तो बताते हैं, और आप ही तो बताते हैं। आपके खबर देने पर थोड़े से पैसे देवराज चौहान ने इन पुलिस वालों को मुट्ठी में दिए तो ये देवराज चौहान को छोड़ ही नहीं देंगे, बल्कि ये भी बता देंगे कि आपने ही उनके बारे में बताया था। जीवनलाल मेहता को लगा कि उसकी बीवी सही कह रही थी। झाग की तरह इनाम का लालच और रकम उसके सिर से उतर गई। ये बात उसे ज्यादा जची कि कम से कम ये पुलिस वाला और बीमा वाला इनाम की रकम खुद ही हजम कर जाएंगे। उसे फूटी कौड़ी के भी दर्शन नहीं होंगे। मेहता जाने के लिए पलटा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? नीचे। तुम फिक्र मत करो, मेहता ने सच्चे मन से सरला देवी से कहा। मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। इनाम का ये 52 लाख खुद इनाम का ये 52 लाख खुद हजम हजम कर जाएंगे। अगला दृश्य। कहिए मेहता साहब। जीवनलाल मेहता के करीब आते ही वानखेड़े बोला। आप कुछ कहने जा रहे थे, कुछ बताने जा रहे थे कि वो बात अधूरी रह गई। मेहता कुर्सी पर बैठा और मुस्कुराकर बोला, मैं तो कुछ भी नहीं बताने जा रहा था। आपका ख्याल गलत है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े की आंखें सिकुड़ गई। मिस्टर मेहता, अब आप बात बदल रहे हैं। वानखेड़े के स्वर में हल्की सी सख्ती आ गई थी। कमाल है। जीवनलाल मेहता ने दत्ता को इस तरह देखा जैसे उसे गवाह बनाना चाहता हो। मैंने कोई बात शुरू नहीं की थी तो बदलूंगा कैसे? आपको भारी गलत फहमी हो रही है। वानखेड़े जीवनलाल मेहता को घूरता रहा। जीवनलाल ढीठता के साथ बैठा रहा। अच्छी बात है मिस्टर मेहता, वानखेड़े ने गहरी सांस लेकर कहा। आप सोच लीजिए कि आपने हमें कुछ बताना है कि नहीं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अवश्य कुछ जानते हैं जो बताने जा रहे थे, परंतु भीतर फेरा क्या लगा कर आए, आपकी आवाज का अंदाज ही बदल गया। बहरहाल, अगर आपने 52 लाख का इनाम हासिल करना है तो आप अवश्य हमारे सामने अपना मुंह खोलेंगे, नहीं तो वो इनाम कोई और ले जाएगा। मेहता ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला। ट्रक 9 घंटे तक इस इलाके में रहा था मिस्टर मेहता। रहा होगा। वानखेड़े उसकी 52 लाख की चाह को भड़काने की चेष्टा कर रहा था। और आपके द्वारा दी गई थोड़ी सी जानकारी आपको 52 लाख दिलवा सकती है। मेहता ने पुनः पहलू बदला। आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ जानते हैं परंतु बता नहीं रहे। बहरहाल, कोई जल्दी नहीं। हम 1 घंटा इधर उधर निगाह डालकर आते हैं। आप सोच लीजिए कि जो आप जानते हैं वो आपने हमें बताकर 52 लाख हासिल करना है कि नहीं। आइए मिस्टर दत्ता, 1 घंटा हम खुद यहाँ आसपास से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वानखेड़े दत्ता के साथ कार की तरफ बढ़ गया। इस दौरान मेहता ने 2-3 बार पहलू बदला। वानखेड़े और दत्ता कार में आगे बढ़ गए। अगला दृश्य। नमस्कार जी। आवाज सुनकर मेहता ने निगाह उठाई तो भट्टी को करीब खड़े पाया। तुम? जी हाँ, मैंने कहा तो था कि अभी आता हूं। भट्टी शरीफों की तरह मुस्कुराया। लेकिन लेकिन तुम चले क्यों गए थे? वो पुलिस वाले आपसे बात करने आ गए थे, आप ही ने तो कहा था। तो मैंने सोचा जब तक आप पुलिस वालों से बात कर रहे हैं तब तक सुसु करे हूं। जीवनलाल मेहता ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। साहब जी, मुकेश भट्टी मेहता को फंसाने वाले चिकने चुपड़े स्वर में बोला,
आप उस एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक के बारे में बता रहे थे कि जो 9 घंटे यहां छिपा रहा। पुलिस वालों के आ जाने के कारण वो बात अधूरी। तो तुम 2 लाख का इनाम पाने के फेर में हो? हाँ हाँ हाँ। भट्टी ने शराफत में सिर हिलाया। वो पुलिस वाला बता रहा था कि सिंघानिया ने 50 लाख का इनाम रखा है, यानी कि कुल इनाम 52 लाख का हो गया। शाम के अखबार में पढ़ लेना। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा। 52 लाख? भट्टी के होंठों से निकला। हाँ। मेहता ने उसकी आंखों में झांका। मुझसे मालूमात हासिल करके तुम गलती से इनाम का 52 लाख पा गए तो मुझे क्या फायदा? मैं तो रह गया ना खाली का खाली। ऐसा नहीं होगा, भट्टी जल्दी से बोला। तो कैसा होगा? मैं मैं मुकेश भट्टी 2 पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहे। मैं आधा आपको दे दूंगा। आधा? हाँ, पूरा 26 लाख। मुकेश भट्टी ने हवा में हाथ लहराया। वाह बेटा। जीवनलाल मेहता एकाएक कटुता भरे स्वर में कह उठा। हमसे ही चालाकी। मीठा मीठा दिखाकर मेरे मुंह से बातें निकलवाना चाहता है, जो मैंने पुलिस वालों को भी नहीं बताई। थोड़ा बहुत बेवकूफ तो हो सकता हूं मैं, लेकिन इतना नहीं हूं जितना कि तुम समझ रहे हो। मुकेश भट्टी पल भर के लिए सकपकाया, फिर संभल कर बोला। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, जरा भी झूठ नहीं है। आपके पास उस ट्रक के बारे में जो खबर है वो मुझे दीजिए, फिर आगे की मैं देखता हूं। अगर भगवान ने साथ दिया, 52 लाख मुझे मिल गया, तो 26 लाख मैं आपके चरणों में रख दूंगा। मैं तुझे उल्लू का पट्टा नजर आता हूं? मेहता ने जहरीले स्वर में कहा। न नहीं। तो भट्टी सकपका सा उठा। जीवनलाल मेहता आंखें सिकोड़े मुकेश भट्टी को घूरने लगा। भट्टी अजीब सी हालत में खड़ा रहा। मेहता की निगाहों को वह चुभते हुए महसूस कर रहा था। मिनट भर ऐसे ही बीत गया। भगवान का नाम लीजिए, मैं बेहद ही शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता हूं। बहरहाल मेहता रिस्क लेने की सोच ही चुका था, फैसला कर चुका था कि उसने भट्टी के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी है। ये बात की बात है कि निशाना ठीक लगता है कि नहीं। मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूं। आपका विश्वास सलामत रहेगा। बीच में मेरा नाम नहीं आएगा। किसी भी हाल में मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने तुम्हें सब कुछ। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने मुझे कुछ भी बताया है, भट्टी ने सिर हिलाकर कहा। और तुम शराफत से इनाम का 52 लाख में से 26 लाख मुझे दे दोगे? हर हाल में दूंगा। अब आपसे वादा किया है तो वादा खिलाफी नहीं कर सकता मैं। तो बताऊं? मेहता ने व्याकुलता से कहा। हाँ हाँ बताइए। भट्टी का दिल धड़क उठा। और जीवनलाल मेहता भट्टी को सब कुछ बताता चला गया। अगला दृश्य। 1 घंटा बीतने पर शंका में फंसा देवराज चौहान एकाएक खूनी अंदाज में काम में व्यस्त सुंदरलाल को देखने लगा। शिवराम को गए घंटा भर हो गया था और वो अभी तक नहीं लौटा था, जबकि सुंदरलाल ने कहा था कि वो सिगरेट लेने और टांगे सीधी करने के लिए गैराज से बाहर तक गया है। देवराज चौहान काफी हद तक शिवराम से वाकिफ हो चुका था। वो जानता था कि ऐसे नाजुक मौके पर शिवराम इस प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता। देवराज चौहान का ध्यान रजत सेठी की तरफ चला गया। वो भी गायब था, और सुंदरलाल के कहने के अनुसार वो कार की ट्राई लेने गया था। देवराज चौहान को अब इस बारे में ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। शिवराम और सेठी गायब थे। दोनों सुंदरलाल की मौजूदगी में गए थे। तब वो वहां नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था कि सुंदरलाल ने कोई गड़बड़ की है उन दोनों के साथ, दौलत के लालच में, उनका हिस्सा हड़पने के लिए। और ये काम सुंदरलाल ने इतनी सफाई कि उसे भी कुछ होने का एहसास नहीं होने दिया। देवराज चौहान काम में व्यस्त सुंदरलाल और उसके दोनों साथियों के पास पहुंचा। काम लगभग अंतिम चरण पर था। मात्र 4 इंच का हिस्सा कटने से रह गया था। क्योंकि स्टील की चादर काफी मोटी थी, इसलिए उस आखिरी 4 इंच के हिस्से को काट कर ही अलग किया जा सकता था। रजत सेठी और शिवराम कहाँ हैं? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली।
सुंदरलाल ने होंठ सिकोड़ कर सिर हिलाया और देवराज चौहान को देखा। क्या बोला? सेठी और शिवराम कहाँ हैं? देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। सुंदरलाल देवराज चौहान की आंखों में देखता देखता रहा, फिर हौले से हंस पड़ा। ठंडा रह, ठंडा रह, पहले से ही बहुत गर्मी हो रही है। देवराज चौहान की आंखों में शोले भड़के, चेहरा क्रोध से भयानक हो उठा। सुंदरलाल के दोनों आदमी भी एकाएक सावधान हो गए थे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है सुंदरलाल? सेठी सुंदरलाल एकाएक बेहद सतर्क और खतरनाक मुद्रा में नजर आने लगा था। जिस कार की ट्राई लेने गया था उस कार में मैंने बम रख दिया था। उसका काम तो यहां से जाने के कुछ मिनट बाद ही हो गया होगा। देवराज चौहान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। और शिवराम? वो उधर उस कार के ढांचे में आराम कर रहा है। सुंदरलाल वहशी हंसी हंसा। ये देवराज चौहान के लिए दूसरा झटका था। तुमने दोनों दोनों को खत्म कर दिया? देवराज चौहान का मस्तिष्क साए साए कर रहा था। तो क्या बुरा किया? सुंदरलाल पुनः उसी अंदाज में हंसा। अब अरबों की दौलत हमारे पास आधी आधी आएगी। दोनों को रास्ते से हटा देने से हमें कई अरबों की दौलत का फायदा हो गया। देवराज चौहान का खून खौल उठा, मस्तिष्क जैसे पागल सा हो गया। शिवराम और सेठी की इस प्रकार हत्या किया जाना उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। आखिर वो उसके बराबर के हिस्सेदार थे। देवराज चौहान ने उन दोनों को जुबान दी थी और शिवराम तो शुरू से ही दौलत पाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार था। और उसे क्या मिला? मौत। लेकिन देवराज चौहान हालातों से पूरी तरह वाकिफ था। उसने अपने सुलगते जिस्म और भयानक विचारों पर एकाएक काबू पा लिया था। देवराज चौहान ने देखा मात्र 3 इंच का हिस्सा कटने से रह गया था। उसके बाद वॉल्ट वैन के उस बॉक्स में 1.5 फीट के दायरे में जितना घेरा काट कर तैयार हो जाना था, उसमें से एक व्यक्ति आसानी से सरक कर भीतर जा सकता था। देवराज चौहान ने सुंदरलाल के उन दोनों खतरनाक आदमियों को भी नोट कर लिया था, जो उसके कुछ पहने जो उसके कुछ कहने पर किए का जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसे में सुंदरलाल को उसके किए की सजा देना खतरनाक था। रिवॉल्वर से कोई गोली वगैरह भी चल सकती थी। शोर शराबा होने पर मिनट भर में ही बाजार के लोगों ने यहां इकट्ठा हो जाना था और ऐसी स्थिति में अरबों की दौलत से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। शिवराम और सेठी के साथ तो बुरा हो ही गया था, लेकिन अब दौलत हाथ से निकल जाने जैसा बुरा काम नहीं होना चाहिए था। देवराज चौहान एकाएक ठठाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान को ही देख रहे सुंदरलाल की आंखें सिकुड़ी। वाह, तो तू बाजी मार ही ले गया? हंसी रोकते हुए देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? जो काम मैं करने की सोच रहा था वो तूने कर दिया। मैं भी सोच रहा था कि 4 में माल बटा तो हाथ ही क्या आएगा। 2 को रास्ते से हटा देना चाहिए और वो काम तूने कर दिया। इसी बात पर बंटवारे के समय मेरी तरफ से तुझे 5 करोड़ ज्यादा। देवराज चौहान का सर स्वाभाविक था। सुंदरलाल पल भर के लिए जैसे उलझन में फंसा, फिर मुस्कुरा पड़ा। मानना पड़ेगा, देवराज चौहान बहुत गहरी हस्ती है। उसके अंदर क्या है मालूम नहीं हो सकता। ठीक कहा तूने सुंदरलाल। मेरे भीतर की बात वास्तव में नहीं जानी जा सकती। देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ मारा। जल्दी से काम निपटा, यहां से हमें निकल चलना है। बस 10 मिनट की बात है। तभी एक कार तेजी से गैराज में प्रवेश हुई और कुछ आगे पहुंचकर रुक गई। ड्राइविंग डोर खोला और मुकेश भट्टी बाहर आया। भट्टी पर निगाह पड़ते ही देवराज चौहान और सुंदरलाल चौंके। भट्टी के यहाँ पहुंचने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भट्टी ने दाएं बाएं देखा, किसी को ना पाकर उनकी तरफ बढ़ गया। भट्टी देवराज चौहान को नहीं पहचानता था, सिर्फ नाम ही सुना था। शिवराम को वहां कहीं दिखता न पाकर भट्टी का मन बेचैन हो गया। कार मिसिंग कर रही है, देखना। भट्टी देवराज चौहान के करीब पहुंचकर बोला। इसी के साथ ही उसकी निगाह वॉल्ट वैन की दूसरी तरफ बैठे सुंदरलाल पर पड़ी। भट्टी चौंका, फिर हैरान सा हो उठा। अरे वाह, सुंदरलाल जैसी हस्ती यहाँ पर? कारों की रिपेयरिंग? शराफत का धंधा अपना लिया है क्या? सुंदरलाल ने फौरन खुद पर काबू पाया। हाँ,
सुंदरलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। मजाक तो नहीं कर रहा? भट्टी की आंखों में कहर के भाव नाच उठे। सब कुछ तेरे सामने है। फिर तो अच्छी बात है जो तूने शराफत का चोला पहन लिया है। भट्टी की आवाज में क्रूरता भर आई। ऐसे में तो अरबों की दौलत का क्या करेगा जो वॉल्ट से कल उड़ाई है? वो मेरे हवाले कर दे, क्योंकि शराफत का चोला पहनने का फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है। कहने के साथ ही भट्टी के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। देवराज चौहान अपनी जगह पर सिर खड़ा रहा। भट्टी, सुंदरलाल की आंखें सिकुड़ी। रिवॉल्वर जेब में रख। तेरा दिमाग, मेरा दिमाग ठीक है? भट्टी ने दांत भींच कर कहा। बाकी बातें तो मैं बाद में करूंगा, पहले बता शिवराम कहाँ है? शिवराम? ज्यादा ड्रामा मत दिखा, सीधी तरह मुंह फाड़ और मेरे इस रिवॉल्वर को भी देखता रहे। बहुत बोल रहा है तू भट्टी। तू साले 2 टके का चोर सुंदरलाल के सामने। अब मैं 2 टके का चोर नहीं हूं। भट्टी के दांत भिजे हुए थे। अब मैं अरबों की डकैती का ऐसा हिस्सेदार हूं जिसे पहले कुछ भी पता नहीं था। धोखे में रखकर सिर्फ 10,000 देकर मुझे भारी खतरे में भेज दिया, जिसके एवज में मुझे अपने भाई जैसे दोस्त राजू की जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब शिवराम की धोखेबाजी से हुआ है। वो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। बोल, कहाँ है वो? मैं उधर। एकाएक देवराज चौहान ने कार के ढांचे की तरफ इशारा किया। ढांचे के भीतर मरा पड़ा है। क्या? भट्टी का मुंह खुला का खुला रह गया। जाकर देख लो, देवराज चौहान ने पुनः शांत स्वर में कहा। ठीक है। भट्टी ने तुरंत फैसला किया। देखता हूं तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उन्हें रिवॉल्वर के साए में रखे भट्टी सावधानी से कार की तरफ बढ़ने लगा। ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मेरे होते हुए तुम चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। भट्टी शिवराम की लाश की बुरी हालत देखकर वापस आया। उसका चेहरा सुलग रहा था। आओ, उस तरफ चलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मुझे सुंदरलाल से बात करनी है। मुझसे बात करके फायदे में रहोगे? भट्टी ने देवराज चौहान को घूरा। कौन हो तुम? देवराज चौहान। क्षण भर के लिए भट्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हक्का बक्का सा खड़ा रहा। सुंदरलाल, तुम अपना काम जल्दी पूरा करो। फिर देवराज चौहान भट्टी से बोला, रिवॉल्वर जेब में डाल लो और कार के पास पहुंचकर बात करते हैं। सुंदरलाल को काम करने दो। भट्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो देवराज चौहान की बात को इनकार कर पाता। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और देवराज चौहान के साथ सामने खड़ी उसकी लाई कार की तरफ बढ़ गया। अब बोलो, देवराज चौहान कार के साथ टेक लगाता हुआ बोला। क्या कहना चाहते हो? वो शिवराम, उसका किस्सा तो सुंदरलाल ने समाप्त कर दिया है। देवराज चौहान उसकी बात काटकर बोला। इसके साथ ही उसकी खूनी निगाह सुंदरलाल पर जा टिकी थी। क्रोध से वो सिर से पांव तक जल रहा था। शिवराम ने मुझे धोखा दिया। सिर्फ 10,000 देकर उसने अरबों की दौलत पर हाथ मार लिया। उसकी दगाबाजी के कारण मिलावट जैसा मेरा आड़ी मारा गया। भट्टी ने गहरी सांस लेकर कहा। इन सब बातों को देखते हुए मैं मुआवजा लेने का हकदार बनता हूं। और अगर मुआवजे की रकम न मिले तो? देवराज चौहान ने भट्टी को सीधी निगाहों से देखा। सवाल ये नहीं है कि मिले या ना मिले। भट्टी ने बेचैनी से देवराज चौहान पर निगाह मारी। सही बात तो यह है कि मैं लेने का हकदार बनता हूं। मुझे मिलना चाहिए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। कितना चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। भट्टी ने व्याकुलता भरे भाव में अपने चेहरे पर हाथ फेरा। चुप रहने की जरूरत नहीं है, जो मन में है कह दो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। इतना मोटा माल है? मुकेश भट्टी चंद पलों के लिए हिचकिचाया। ज्यादा नहीं तो कम से कम 70-80 लाख तो मिलना ही चाहिए। भट्टी जैसे मामूली चोर के लिए इतनी रकम ही बहुत ज्यादा थी। ठीक है, 80 लाख तुम्हें मिल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा।
लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मिलकर सुंदरलाल और उसके दोनों आदमियों की पोटली बांधनी होगी। इस प्रकार किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो। गैराज के बाहर वालों को भी खबर ना हो कि भीतर क्या हो रहा है। इन लोगों के पास हथियार अवश्य होंगे। इस बारे में सावधान रहना। क्या मतलब? भट्टी चौंका। नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ अपने 80 लाख की तरफ ध्यान दो, जो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में तुम्हारी झोली में होंगे। देवराज चौहान ने मुकेश भट्टी को बताया कि कैसे काम करना है। गैराज में यूं ही टहलने का दिखावा करते हुए बांधने के लिए रस्सी वगैरह तलाश कर लो। और गैराज जैसी जगह से भट्टी जैसे चोर के लिए रस्सी जैसी चीज तलाश करना कोई कठिन काम नहीं था। अगला दृश्य। सुंदरलाल ने हथौड़े का आखिरी वार किया। तेज आवाज हुई। वॉल्ट वैन के बॉक्स वॉल्ट वैन के बॉक्स में काटा जा रहा गोल वॉल्ट वैन के बॉक्स में काटा जा रहा 1.5 फीट का गोल दायरा बॉक्स के भीतर जा गिरा। पल भर के लिए वहां पैना सन्नाटा छा गया। वहां नजर आ रहे 1.5 फीट के गोल दायरे के 1.5 फीट तक बाहर की रोशनी थी। उसके बाद अंधेरा होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहले सुंदरलाल की खुशी से भरी छोटी सी हंसी गूंजी। उसने गर्दन घुमाकर पास खड़े देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का चेहरा सख्त और भावहीन था। देवराज चौहान, सुंदरलाल पुनः हंसा। काम हो गया। हम हम दौलत तक पहुंच गए। पहुंच तो गए, परंतु अब तुम्हें कहीं और पहुंचना है सुंदरलाल। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया था। कहीं और? मुझे? क्या मतलब? सुंदरलाल कुछ न समझ सका। अगले ही पल देवराज चौहान के हाथों में रिवॉल्वर चमकी, जिसका रुख सुंदरलाल की तरफ था, उसके दोनों साथियों की तरफ था। सुंदरलाल ठगा सा रह गया। से हाथ धो बैठेगा? देवराज चौहान का स्वर दरिंदगी से भरा हुआ था। सुंदरलाल, तुम्हें अब शिवराम और सेठी के पास पहुंचना है। नहीं। सुंदरलाल की आंखों में खौफ के साए लहरा उठे। ऐसा मत करो। तुमने तो कहा था कि दौलत हम आधी आधी। ये मैंने नहीं, तुमने कहा था सुंदरलाल। दौलत के लालच में तुमने शिवराम और सेठी को तो रास्ते से हटा दिया, ताकि उनका हिस्सा भी हड़प सको। लेकिन ये भूल गए कि देवराज चौहान तुम्हारे पास ही है। ये जानते हुए भी कि मैं दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करता, फिर भी तुमने ऐसा किया। देवराज चौहान दरिंदा लग रहा था। भूल हो गई। सुंदरलाल की अपनी आंखों के सामने नाचती मौत महसूस हो रही थी। मैं ये ऐसी भूल है जिसे किसी भी हाल में सुधारा नहीं जा सकता। देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। उठो और भीतर चलो गैराज में। जो देर करेगा वो गोली से मरेगा। देवराज चौहान, मैं सुना नहीं तूने? देवराज चौहान के होंठों से मौत भरी गुर्राहट निकली। सुंदरलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और कांपती टांगों से खड़ा हो गया। अब उसे जान जाती स्पष्ट नजर आ रही थी। उसे अपनी भूल का एहसास स्पष्ट हो चुका था कि शिवराम सेठी की अपेक्षा उसे सबसे पहले देवराज चौहान का खात्मा करना चाहिए था। ऐसा किया होता तो अब ये हालात सामने ना आते। तुम दोनों भी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हिलाकर दांत भींचकर उसके दोनों साथियों को देखा। दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए। जेबों से रिवॉल्वर निकालकर नीचे गिरा दो। देवराज चौहान बेहद खूंखार नजर आ रहा था। उसके हाव भाव से स्पष्ट जाहिर था कि वह किसी भी समय इन तीनों को शूट कर सकता है। सुंदरलाल और उसके दोनों साथियों ने जेबों से रिवॉल्वर निकालकर नीचे गिरा दिए। देवराज चौहान, सुंदरलाल सूखे होंठों पर जीभ फिराकर बोला, जो मैंने किया है उसका मुझे अफसोस है। मैं माफी चाहता हूं। तुम तुम शिवराम और रजत सेठी का भी हिस्सा ले लो। मुझे सिर्फ चौथाई ही दे देना, जो पहले मिलना था। वास्तव में मुझे दौलत का लालच करके उन्हें मारना नहीं चाहिए था। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। मुझे अपने साथियों की जान की कीमत पर दौलत नहीं चाहिए। मैं तुम जैसे दौलत के लालची कीड़ों से नहीं हूं, जो दौलत के लिए हर किसी का गला काटने को तैयार रहते हैं। अपने साथियों को भी नहीं छोड़ते। दौलत मुझे भी चाहिए, हासिल भी करता हूं मैं, लेकिन अपने साथियों से दगा करके उनकी जान लेकर नहीं, उन्हें धोखा देकर नहीं। उठो।
और गैराज के भीतर चलो। सुंदरलाल ने हर तरह से चेष्टा कर ली कि किसी तरह देवराज चौहान से अपनी जान बख्शा ले, परंतु देवराज चौहान सुंदरलाल का किया कैसे भूलता। रिवॉल्वरों के साए में वो सुंदरलाल और उसके दोनों साथियों को गैराज के पीछे वाले हिस्से में ले आया। सुरेश कोहली वहां बंधा हुआ था। भट्टी, देवराज चौहान गुर्राया, तीनों को इस तरह बांध दे कि रस्सियां खोली ना जा सके, काटनी ही पड़े। बंधनों को ये खुद खोल सकें, ये बात तो बहुत दूर की ही रही। सुंदरलाल के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान उसे किसी तरह का मौका नहीं दे रहा था और उधर देवराज चौहान के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर के कारण वो बेबस था। अपनी जान बख्शी के लिए वो पचासों बार हाथ पांव जोड़ चुका था, परंतु देवराज चौहान हर हाल में सुंदरलाल को उसके किए की सजा देना चाहता था। भट्टी ने बेहद तसल्ली से सुंदरलाल और उसके साथियों को रस्सियों के बंधनों में जकड़ दिया, इस तरह कि भट्टी भी अब उन बंधनों को खोल न सके। सुंदरलाल छटपटा कर रह गया। यही हाल उसके दो साथियों का था। सुरेश कोहली असमंजसता भरी निगाहों से ये सब देख रहा था। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर जेब में डाली और भट्टी के साथ गैराज के शेड से निकलकर वॉल्ट वैन के बॉक्स तक पहुंचा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर और गंभीर था। भट्टी, देवराज चौहान ने कहा, इस बॉक्स के काटे गए हिस्से से भीतर जाओ और जो भी हो उसे बाहर मुझे पकड़ा दे। मुकेश भट्टी ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सिर हिलाया और भीतर प्रवेश कर गया। उसका जिस्म पतला तो था ही, 1.5 फीट के दायरे नुमा हिस्से में से उसे भीतर प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं आई। देवराज चौहान को भीतर माचिस की तीली जलाने और रोशनी करने का एहसास हुआ। फिर भट्टी ने उस गोल सुराख से लेदर के 3 बड़े बैग बाहर निकाले, जिन्हें देवराज चौहान ने पकड़कर जमीन पर रखा। भट्टी बाहर निकलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। बस यही था, सांसों को ठीक करता भट्टी कह उठा। भीतर और कुछ नहीं है? देवराज चौहान ने भट्टी को देखा। नहीं, सब कुछ खाली है। ये उसी वॉल्ट वैन का पीछे वाला बॉक्स है ना? भट्टी की बात पर देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। फिर नीचे झुकते हुए उसने 3 में से एक लेदर बैग की आधी जिप खोली। भीतर उसे सिंघानिया के अमूल्य हीरे जवाहरात चमकते नजर आए। देवराज चौहान ने बैग की जिप बंद करके 2 बैग उठाए। तीसरे बैग को उठाकर मेरे साथ आओ, देवराज चौहान ने भट्टी से कहा। भट्टी तीसरा बैग उठाकर देवराज चौहान के पीछे चल पड़ा। देवराज चौहान ने भट्टी की लाई कार के पीछे का दरवाजा खोला और दोनों लेदर बैग भीतर रख दिए। भट्टी ने तीसरा बैग भी भीतर रखा। देवराज चौहान ने इग्निशन में लटक रही कार की चाबियां निकालकर कार के चारों दरवाजे बंद किए और उसे लॉक किया। आओ। कहाँ? भट्टी ने असमंजसता से देवराज चौहान को देखते हुए कहा। गैराज के भीतर। इतना माल यहाँ खुले में छोड़कर कोई ले जाएगा? नहीं ले जाता। तुम भीतर चले जाओ, जल्दी आना, मैं रखवाली के लिए खड़ा हूं। भट्टी बोला। मैं अगर तुमने रखवाली की तो यकीनन ये अरबों के हीरे जवाहरात शायद मुझे कभी देखने को ना मिले। बाहर के चोर से ज्यादा इन हीरे जवाहरातों को घर के चोर से खतरा है। देवराज चौहान ने अजीब सी मुस्कान भरे स्वर में कहा। बाहर का चोर इन्हें अगर ले जाएगा तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना कि घर के चोर के ले जाने से होगा। मतलब कि घर का बंदा ऐश ना करे, बाहर का बेशक कर ले। मुस्कुराते हुए देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और भट्टी के साथ गैराज के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। सुंदरलाल बंधनों में जकड़ा गुर्राते हुए तड़प रहा था। देवराज चौहान, मुझे खोल दो, मैं इस प्रकार नहीं रह सकता। देवराज चौहान ने कहर भरी निगाहों से सुंदरलाल को देखा, फिर कोहली के समीप पहुंचकर ठिठका। अब तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक खास तोहफा दे जाऊंगा। देवराज चौहान जहरीली हंसी हंसा। तोहफा? सुरेश कोहली के होंठों से कमजोर सा स्वर निकला। मौत का तोहफा दोगे ना मुझे? नहीं। देवराज चौहान सरल हंसी हंसा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। ये सुंदरलाल है, जानते ही हो तुम। तुम्हें बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम खत्म हो गया। मैं सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरातों के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। बाद में तुम लोग परेशान ना हो इसलिए बता देता हूँ कि सुंदरलाल ने शिवराम और रजत सेठी की हत्या कर दी है ताकि उनका हिस्सा भी हड़प सके।
और अब मैं इसके साथ जो सलूक कर रहा हूं वो इसी के कारण है। सुंदरलाल को मैं तुम्हारे कानून के हवाले कर रहा हूं। जो कुछ हुआ है उसके बाद कानून सुंदरलाल को बख्शने वाला नहीं है। नहीं, सुंदरलाल चीखा। नहीं देवराज चांद, नहीं, ऐसा मत करो। इससे अच्छा है कि तुम मुझे गोली ही मार दो, लेकिन मुझे पुलिस के हाथों में मत दो। जवाब में देवराज चांद कहर भरी हंसी हंसकर रह गया। अब जाते समय मैं तुम्हारी टांगों को इस तरह बांध जाऊंगा कि आजाद हाथों से खोलने में तुम्हें 5 मिनट लग जाएं। इन 5 मिनटों में मैं दूर निकल जाऊंगा। आजाद हो जाने पर तुम अपने सिर्फ एक फोन कॉल पर यहां पूरी मुंबई पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर सकते हो। कोहली की आंखों में खुशी भरी चमक दौड़ गई। ऐसा मत करो देवराज चौहान, मैं सुंदरलाल चीख कर जाने क्या क्या कहे जा रहा था। देवराज चौहान आगे बढ़कर कोहली के बंधनों पर झुक गया। वो उसकी टांगों को इस तरह बांधना चाहता था कि इसे खोलने में 2-4 मिनट लगे और वो अरबों की दौलत के साथ यहां से निकल जाए। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर वानखेड़े और बीबी दत्ता बहुत अच्छी तरह से उस इलाके को छान रहे थे कि तभी उन्हें मालूम हुआ कि 2-3 किलोमीटर आगे एक कार बम विस्फोट से उड़ा दी गई है। ये सुनकर वो घटनास्थल पर पहुंचे ही थे कि वानखेड़े को वो इंस्पेक्टर नजर आया जो इस समय वानखेड़े के अंडर काम करता हुआ देवराज चौहान और उसकी पार्टी की तलाश कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? वानखेड़े ने उस इंस्पेक्टर से पूछा। यूं ही सर, यहां से निकल रहा था तो ये सब देख कर रुक गया। सोचा मरने वाले को मैं देख लूं, कहीं इस कार में वही लोग ना हो। हमारा काम ही ऐसा है कि मालूम नहीं कब कहां सफलता मिल जाए। ये बात तो है। मरने वाले कौन थे? वानखेड़े ने पूछा। एक ही इंसान था कार में, कुछ खास पहचाना नहीं जा रहा। जाने क्यों मुझे लगता है कि मरने वाला एयर इंडिया कार्गो का ड्राइवर रजत सेठी भी हो सकता है। वो है या नहीं अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई। उस कार्गो ड्राइवर की तस्वीर दिखाओ, वानखेड़े ने कहा। इंस्पेक्टर ने जेब से देवराज चौहान और रजत सेठी की तस्वीर निकाली। सेठी की तस्वीर देखते ही इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के मस्तिष्क में आंधी चलने लगी। बीबी दत्ता का मुंह भी हैरत से खुल गया। अगले ही पल दोनों की निगाहें टकराई। दत्ता साहब, वानखेड़े के होंठों से फसा 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 सा स्वर निकला। ये तो वही है जिसने कल रात को हमारी कार ठीक की थी, जो गैराज पर आधी रात के बाद लौटा था। ये सेठी, रजत सेठी, एयर इंडिया के उस बख्तरबंद ट्रक का ड्राइवर है। ओह, जीवनलाल मेहता के बयान पर गौर किया जाए तो इसका मतलब तब वो उस समय बख्तरबंद ट्रक को कहीं ठिकाने लगा कर आया था। ओह, हम तो वास्तव में चूक गए मिस्टर दत्ता। इतनी बड़ी चूक? कम ऑन इंस्पेक्टर वानखेड़े, वो अभी वहां होंगे। हम उन पर काबू पा सकते हैं, दत्ता ने होंठ भींचकर कहा। वानखेड़े ने उस इंस्पेक्टर को भी साथ लिया। तीनों कार में बैठे और कार तेजी से गैराज की तरफ दौड़ पड़ी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की, चेक करने के पश्चात मोड़ी और गैराज से बाहर लेता चला गया। मुकेश भट्टी देवराज चौहान की बगल में बैठा था। देवराज चौहान जानता था कि सुरेश कोहली अपनी टांगों के बंधन खोलकर 1-2 मिनट में आजाद हो जाएगा, लेकिन अब देवराज चौहान को किसी बात की फिक्र नहीं थी। सारा मामला ठीक ठाक निपट गया था और अरबों की दौलत अब उसके पास थी। अलबत्ता शिवराम और रजत सेठी की मौत का उसे अवश्य दुख था। कार के गैराज से बाहर निकलते ही भट्टी ने गर्दन घुमाकर जीवनलाल मेहता की दुकान की तरफ देखा। मेहता दुकान के बाहरी कुर्सी पर मौजूद था और उसी पल खड़ा भी हो गया था। शायद उसने भट्टी को कार में बैठे देख लिया था। भट्टी के होंठों पर मुस्कान की रेखा उभरी और सामने देखने लगा। मेहता ने अवश्य सोच रखा होगा कि उसे इनाम का 26 लाख अवश्य देगा, परंतु भट्टी का इरादा उसे खोटा पैसा देने का भी नहीं था। अगले ही पल भट्टी फौरन सिर झुकाकर नीचे जा छुपा। उसने सामने से आती वानखेड़े वाली पुलिस कार को पहचान लिया था जो तीव्र गति से आ रही थी। देवराज चौहान आराम से ड्राइविंग करता रहा क्योंकि उसने चेहरे पर काली ग्रीस लगा रखी थी। ऐसे में एकाएक उसे पहचान पाना संभव नहीं था। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वानखेड़े और बीबी दत्ता को उसने पहचान लिया था। कार की गति देखकर वो समझ गया था कि कोई गड़बड़ अवश्य है, परंतु अब उसे किसी भी गड़बड़ की परवाह नहीं थी।
देवराज चौहान ने भट्टी पर निगाह मारी, फिर कश लेकर बोला, सीधे होकर बैठ जाओ, पुलिस कार जा चुकी है। उसमें वो दोनों। भट्टी सीधे होते हुए बोला, ये जो रेलवे फाटक पर, मुझे मालूम है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में सिर हिलाया। चंद पलों की खामोशी के पश्चात भट्टी बोला, सुंदरलाल के साथ तुमने जो सुलूक किया है वो मैं समझ रहा हूं कि क्यों किया है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उसे शूट करने की अपेक्षा तुम उसे इस तरह बांध कर पुलिस के लिए क्यों छोड़ आए। मेरे शूट करने से वो बिना किसी खास तकलीफ के मर जाता, और उसने जो किया है उसकी एवज में मैं चाहता था कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर सिसक सिसक कर मरे। और अब सुंदरलाल की, इससे भी बुरी हालत सुंदरलाल की पुलिस कस्टडी में होगी। पुलिस खुद ही उसके मुंह से निकलवाएगी कि शिवराम और सेठी की उसने हत्या की है, और डकैती जैसे संगीन अपराध में वो शामिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस के पास उसकी पोटली बांधने के लिए ढेर सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। मुकेश भट्टी ने होंठ सिकोड़ कर सिर हिलाया। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोकी। सड़क सुनसान थी। पीछे वाली सीट पर मौजूद 3 बैगों में से उसने एक बैग खोला, जवाहरातों को एक मुट्ठी में भरकर निकाला और भट्टी को थमाता हुआ बोला, ये लो। बात 80 लाख की थी, लेकिन ये जवाहरात 1.5-2 करोड़ से कम नहीं है। खुशी से भट्टी का जिस्म जोर से कांपा। उसने जल्दी से वो मुट्ठी भर जेवरात जेबों में ठूंस लिए। कार तुम्हारी है? नहीं, चोरी की है। तो नीचे उतरो। देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट बाहर उछाल दी। अगर जरा भी समझदारी है तो इस शहर को हमेशा के लिए फौरन छोड़ दो। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ही इस शहर से निकल जाता हूँ। भट्टी बोला, तो जाऊं अब? हाँ। भट्टी को देखकर देवराज चौहान ने सिर हिलाया। भट्टी ने शरीफ बच्चों की तरह सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल गया। उसके दरवाजा बंद करते ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। थापर ने यह बात देवराज चौहान को नहीं बताई थी कि उसने चोरी छिपे उसकी मदद की है। पीछे लगे बाल किशन और अजीत खन्ना को साफ करवा दिया था ताकि वो कोई खतरा न पैदा कर दे। और एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक भी सावधानी के तौर पर अपने ठिकाने पर छिपा लिया था। थापर जानता था कि देवराज चौहान कभी भी पसंद नहीं करेगा कि कोई उसके मामले में दखल दे या किसी प्रकार से उसकी सहायता करने की चेष्टा करे, क्योंकि अपने मामले देवराज चौहान को खुद ही निपटाने की आदत थी। बहरहाल जब थापर को पता चला कि देवराज चौहान ने सारा मामला निपटा लिया है, तो उसके आदेश पर जागीर सिंह एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को ठिकाने से निकालकर खुली सड़क पर छोड़ आया था। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब बंगले पर पहुंचा तो जगमोहन को मौजूद पाया। तुम कब आए? जगमोहन को देखते ही देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। सिर्फ 1 घंटा पहले जैसलमेर से लौटा हूं। ये तुम्हारे चेहरे पर ग्रीस फुर्सत में बताऊंगा। राणा कैसा है? ठीक है, थोड़ा बहुत चलने फिरने के लायक हो गया है। कहने लगा बाकी का इलाज बंबई जाकर करा लूंगा। जगमोहन ने कहा। वो जिद कर रहा था तो मैंने उसकी बात मान ली। तभी नगीना वहां आ पहुंची। देवराज चौहान को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। जगमोहन, देवराज चौहान ने कहा, बाहर पोर्च में कार खड़ी है। पिछले सीट पर 3 बैग हैं। उन्हें भीतर रखकर उस कार को कहीं छोड़ाओ। वो चोरी की है। उन जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक उठी। बैगों में सिंघानिया वाले अरबों के हीरे जवाहरात? हाँ। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। मैंने अखबार में पढ़ा था और समझ गया था कि ये सब तुमने बातें बाद में जो कहा है पहले वो करो। वो कार हमारे लिए खतरा बन सकती है। जगमोहन बाहर निकल गया। देवराज चौहान और नगीना की आंखें मिली। आप कब आए? नगीना का स्वर खुशी से कांप रहा था। अभी। देवराज चौहान के होंठों से मुस्कान उभरी। तुम चाय वगैरह बना लो नगीना, तब तक मैं नहाकर कपड़े बदल लूं। अगला दृश्य। 20 मिनट में जगमोहन कार को दूर छोड़ आया था। देवराज चौहान, नगीना और जगमोहन बैठे चाय पी रहे थे। उनके बीच गहरी गंभीरता छाई हुई थी।
दोनों की निगाहें देवराज चौहान पर थी। जगमोहन, इन तीनों बैगों में सिंघानिया की कई अरबों की दौलत है, और हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दौलत की आवश्यकता है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरकर शांत और स्थिर लहजे में कहा, एक दो दिन में मैं इन जवाहरातों को बेचकर सोने की शक्ल में अरबों रुपया इकट्ठा कर लेता हूं, और तुम इसे लेकर टापू पर पहुंचो जहां प्रयोगशाला बन रही है। मेरे ख्याल में पहले पहुंचा पैसा अब तक समाप्त होने वाला होगा। ये अरबों रुपया अब काम आएगा। टापू पर बन रही प्रयोगशाला में अगर तुम्हें कोई भी कमी नजर आए तो उसे ठीक करा लेना। काम की गति तेज करो। गजाला ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक शक्तियां हासिल करती जा रही है। वो विश्व विजेता बनना चाहती है, विश्व के लिए भारी खतरा बन सकती है, और कभी भी हमारी जान ले सकती है। हमें बहुत कम समय में प्रयोगशाला शुरू करवा उससे जल्द ज्यादा वैज्ञानिक शक्तियां हासिल करनी है। खुद को उसकी टक्कर के मुकाबले के लिए तैयार करना है। तुम ठीक कहते हो। गजाला से टक्कर लेने की तैयारी हमें जल्द से जल्द करनी होगी। मैं प्रयोगशाला के काम को ठीक तरह संभाल लूंगा। उस तरफ की चिंता छोड़ दो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। प्रयोगशाला का काम ना रुके, दौलत की कमी ना हो, इसके लिए मैं यहां ढेर सारी दौलत इकट्ठी करने का इंतजाम करता रहूंगा। देवराज चौहान बोला, तुम टापू पर कब आओगे? अभी नहीं। जिस दिन प्रयोगशाला पूरी हो जाएगी उस दिन मेरा कदम उस टापू पर पड़ेगा। अगर हमें मालूम हो जाए कि एकाएक खामोश बैठी नगीना कह उठी, गजाला की प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो हम गजाला के वैज्ञानिकी नींवों को, उसका सब कुछ तबाह कर सकते हैं। तुम ठीक कहती हो नगीना। देवराज चौहान के होंठ भिजते चले गए। लेकिन गजाला ने अपनी प्रयोगशाला कहाँ बना रखी है यह जान पाना संभव है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। नगीना जानती थी कि देवराज चौहान ठीक कह रहा है, और जगमोहन गजाला के बारे में सोचता हुआ देवराज चौहान को देखे जा रहा था कि गजाला के साथ टक्कर लेने की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिल भी पाएगी या नहीं। चलिए दोस्तों, ये कहानी समाप्त। और अगली कहानी होगी मिस्टर हीरो। नहीं, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है, अनिल मोहन जी की पुस्तक में लिखा है कि जी इसके बाद आ रहा है शिवा पॉकेट बुक्स में आज के दौर के लोकप्रिय उपन्यास अनिल मोहन का एक और तूफानी धमाका, मिस्टर हीरो, देवराज चौहान सीरीज। देवराज चौहान एकदम नए हैरतअंगेज अंदाज में पाठकों के सामने अपने खास खूनी अंदाज में मिस्टर हीरो, देवराज चौहान सीरीज। बहुत मतलब मुझे तो ये लगा था कि शायद देवराज चौहान को या तो निकलना पड़ जाएगा, या क्योंकि वहाँ अ, वानखेड़े और वो आ गए हैं तो इनके ऊपर पुलिस का पहरा हो जाएगा, और चूंकि अपना थापर के लोग हैं ही वहां पर देवराज चौहान की सुरक्षा के लिए, तो शायद वो निकाल लें। लेकिन बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात को जानकर कि माल देवराज चौहान के हाथ में आ गया, और भट्टी को भी मिल गया थोड़ा बहुत। खैर, चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट आपके कमेंट्स के उत्तर दे दें, और उसके बाद अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार। कहानी में जैसी सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से भट्टी शायद इन सबका भुट्टा बढ़ाने आ गया है। अब बना गया भाई, माल भी ले गया, उसको मिल गया। ममता रावल जी ने दो कमेंट किए। अच्छा, हांगकांग में डकैती बहुत अच्छी रही। जब देवराज चौहान बैंक में फंस गया तो लगा कि हम भी फंस गए। बड़ा ही मुश्किल था, पर देर आए दुरुस्त आए। अगर रिमोट ना होता तो देवराज चौहान तो फंस गया था। हमें भी लगा कि अब जो कुछ करेगा ये रिमोट ही करेगा। कहानी अच्छी लगी और आपकी प्रस्तुति भी। आप ऐसे ही सुनाते रहें और हम सुनते रहें, ये सफर ऐसे ही चलता रहे। ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद ममता जी। हेलो विक्रम जी, नमस्ते। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अब आपके साथ ही साथ जो एपिसोड आप सुना रहे हैं
वही सुनूं। कमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे कमेंट के हिसाब से, तो डिलीट होते हैं ये वाले एपिसोड में, खाली समय में सुनूंगी। ऑल द बेस्ट। जी हाँ, आप ऐसा भी कर सकती हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अमित गुप्ता जी कह रहे हैं विक्रम भाई सेठी के मरने के बाद देवराज चौहान उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता करेगा। देवराज चौहान का चरित्र तो ऐसा है कि वो करता, किंतु इसमें अनिल मोहन जी ने करने नहीं दी, या जबकि तो वो वृतांत हमें बताया नहीं। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं विक्रम भाई इन्हें इन्होंने सेठी को क्यों मारा समझ नहीं आया, आपको धन्यवाद। अरे वो अब तो समझ आ गया होगा, इस कहानी को सुनने के बाद समझ आ जाएगा आपको। वो लालच में मार दिया, लालच बुरी बला। कृष्णा बहन कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बढ़िया जा रही है, हर समय सस्पेंस बना रहा है, आप क्या जवाहरात सुरक्षित कैसे निकल पाएंगे जब इतनी सारी आंखें लगी हुई हैं, कितने लोग चारों तरफ लगे हुए हैं। हाँ, ये बात सही कही आपने, लेकिन अब तक अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मुझे तो बड़ी शांति सी फील हो रही है। तो खैर चलिए, तो जितने भी प्रमुख कमेंट्स थे मैंने उनका उत्तर दे दिया है। धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे। मैं संडे को लाइव रखूंगा, ताकि यदि आप लोगों के कोई मेंबरशिप से रिलेटेड कोई प्रश्न उत्तर हो तो उन्हें लाइव के हाथ ही उनके उत्तर दे दिए जाएं। तो आप सब, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य जुड़िएगा, और फिर हम 2 तारीख से अपना एक नया सफर शुरू करने का प्रयास करेंगे, जिसकी संभावना लग तो हमें बहुत कम रही है। आगे देखते हैं, जैसा प्रभु ने चाहा। चलिए, तब तक के लिए प्रभु से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।